So hello everyone, I am Sudhanshu sir, back with another session of accountancy class 11. Today we are going to discuss accounting terms. आज हम आपके साथ वो टर्म्स डिस्कस करेंगे जिनका यूज आपके थ्रू आउट अकाउंटिंग में होने वाला है ऑफ क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12. और जब आप किसी प्रोफेशनल स्टडीज में एंटर होंगे आफ्टर क्लास 12, वहां भी इन कीवर्ड्स का, इन की टर्म्स का इस्तेमाल होना ही होना है. राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ अकाउंटिंग टर्म्स. जिन अकाउंटिंग टर्म्स की हम बात करने वाले हैं उनमें से हम कुछ हाईलाइट करते हैं आपके सामने. देखिए, मैंने आपके सामने 12 टर्म प्रोड्यूस करे हैं, तो इन पूरे की पूरे 12 टर्म्स को एक बार हम देखते हैं वन बाय वन. सबसे पहला हमारा टर्म है कैपिटल. कैपिटल की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डेफिनेशन से. कैपिटल इज एन अमाउंट इन कैश और इन काइंड. इन कैश और इन काइंड invested by the owner, right, in his business. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास कि कैपिटल एक अमाउंट है जो इन कैश और इन काइंड, यानी आपका कैपिटल का अमाउंट कैश में भी हो सकता है, यानी पैसा लगाना, या फिर कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है, थिंग हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया. तो ये सारे के सारे आइटम भी ऐसा काइंड के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं. राइट? बिजनेस में इन्वेस्ट किया यानी पैसा लगाया, वस्तु लगाई. राइट? लगाएगा कौन? बिजनेस का ओनर, जिसको आप प्रोपराइटर भी कहते हो, बिजनेसमैन भी कहते हो. तो यहां हम जो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, वो आपकी एक सोल प्रोपराइटरशिप के बेसिस पर अकाउंटिंग है, क्योंकि पूरी 11th आपकी सोल प्रोपराइटरशिप पे बेस्ड है. एक सिंगल ओनर जो अपने बिजनेस के अंदर इन सारे टर्म्स को यूज करके, इसके अलावा भी जितने टर्म्स आएंगे उन सब को यूज करके अपना बिजनेस करता है, प्रॉफिट कमाता है, अपनी रिपोर्ट्स बनाता है. ठीक है. जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स उसे मिलते हैं उसे अपने यूजर्स को एक्सप्लेन करता है. इस बात को हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में, जो आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेशन था. राइट? नाउ अब यहां पे मैंने आपसे बात करी कैपिटल की, तो ये टर्म आई होप सबको क्लियर होगा. वंस बिजनेस में ओनर के द्वारा लगाया हुआ कोई भी पैसा या वस्तु आपकी कैपिटल मानी जाती है. ठीक है? क्लियर बात? तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं. ये टर्म्स क्लियर होंगे तो हम इनको बहुत केयरफुली आगे इस्तेमाल कर पाएंगे. नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स कहता है अगेन वही बात, इट इज एन अपोजिट ऑफ कैपिटल. एनी अमाउंट इन कैश और इन काइंड withdrawn by the owner from the business for his personal or private use. ठीक है? यानी आपके बिजनेस में से अगर ओनर अपने बिजनेस में से कोई भी पैसा या कोई काइंड, यानी अगर गुड्स है, उसको विड्रॉ किया जा रहा है. मान लीजिए अगर मेरी टॉय मैन्युफैक्चरिंग की शॉप है या टॉय मैन्युफैक्चरिंग का रिटेल स्टोर है, उस रिटेल स्टोर पे मैं अपने अलग अलग प्रकार के टॉयज बेचता हूं. अब अगर मेरा सन आता है और कहता है कि पापा मुझे ये वाला टॉय चाहिए, तो वो जो टॉय जो मैं बेच रहा हूं वो है मेरे लिए गुड्स. अगर मैं वो टॉय उठा के अपने सन को दे देता हूं फॉर हिज पर्सनल यूज, उस केस में वो टॉय का अमाउंट मेरी ड्रॉइंग्स कहलाएगा. ठीक है? लाइकवाइज ध्यान रखना है सारे कीवर्ड स्टूडेंट्स कि आपके पास अमाउंट है इन कैश और इन काइंड है, विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस. पर्पस क्या है? पर्पस प्राइवेट या पर्सनल यूज होना चाहिए, क्योंकि कई बार ओनर अपने बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करता है या बैंक में से अमाउंट विड्रॉ करता है फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एक्सपेंसेस को मेट आउट करने के लिए भी पैसा विड्रॉ किया जाता है। बट यहां पर्पस प्योर क्या है?
पर्सनल, प्राइवेट या रेजिडेंशियल यूज। मान लीजिए मुझे घर में कुछ काम कराना था, मैंने अपने बिजनेस के सेफ में से पैसा निकाला और घर का काम या रेनोवेशन जो भी था वो करवा दिया, इट विल बी प्योरली टर्म्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां हमने आपको ड्राइंग के बारे में बात डिस्कस करी है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड टर्म पे, क्या है? एसेट। अब देखिए सुन, एसेट के लिए अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एसेट इज बेसिकली एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम और ऑब्जेक्ट अपॉन विच बिजनेस हैज लीगल पोजेशन and that helps in earning revenue and profits। बिजनेस में रेवेन्यू और प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम्स जिसके ऊपर बिजनेस का मालिकाना हक होता है, वो अगर बिजनेस के अंदर मेंटेन किए जा रहे हैं तो वो आपके एसेट कहलाते हैं। हिंदी में हम इसको संपत्ति भी कहते हैं। जैसे घर के अंदर आपके पास संपत्ति होती है, राइट, जो आपके पास एयर कंडीशनर है, एलईडी है, कार है, बिल्डिंग है, राइट, ये सारी चीजें आपकी मिला के संपत्ति बनाती है। जो कैश बैलेंस घर पे रखा है, बैंक बैलेंस आपके पास बैंक में रखा है, जो ज्वेलरी आपने अपने घर पे रखी हुई है या बैंक के लॉकर में सेफ में डिपॉजिटेड है, वो सारी चीजें आपकी एसेट मानी जाती है घर की। लाइकवाइज बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे एसेट्स माने जाते हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अर्न करने में। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं स्टूडेंट्स, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, पेरिफेरल्स, मोटर व्हीकल्स, राइट, ये जितने नाम मैं ले रहा हूं ये सारे एसेट्स हैं। ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड्स इज ऑल्सो एन एसेट। ठीक है, फिर जो कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ये भी सारे एसेट्स हैं। ठीक है, तो हम क्यों ना इन सारे एसेट्स को कैटेगराइज कर दें दो फॉर्म के अंदर। जब भी हम एसेट्स को कैटेगराइज करेंगे तो हमारे पास एक कैटेगरी आएगी करंट एसेट की और एक कैटेगरी आएगी नॉन करंट एसेट की, जिसको आप इन सिंपल फिक्स्ड एसेट भी कहते हो। करंट एसेट्स कौन से हुए? जिनको हम लेस देन 1 ईयर के पीरियड के लिए कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट कौन से हुए? जिनको हम 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को जितना लॉन्ग टर्म पर्पज से इस्तेमाल कर सकें, जितना बड़ा बना सकें, उतना बनाएं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अगर करंट एसेट्स के एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल होता है मेरा कैश, एक होता है मेरा बैंक बैलेंस, एक होता है मेरा स्टॉक, और फिर इसमें जुड़ जाती है लिस्ट डेटर की भी। ठीक है, लाइकवाइज नॉन करंट एसेट्स की मैं बात करूं तो यहां पे मैंने जैसे एग्जांपल बताया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने कोट करे हैं। ये सारे एग्जांपल आपके लिए क्या हैं? एसेट के, फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने डेफिनेशन में टेंजिबल भी लिखा था और इनटेंजिबल भी लिखा था, जो हो सकता है आपको डाउट दे रहा हो कि सर ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है। टेंजिबल मतलब वो सारे आइटम जिनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल आइटम्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, बस ये जान सकते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस है। मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारी जो बॉडी है वो टेंजिबल आइटम है, इसको छू सकते हैं आप। ठीक है, जबकि आपकी शेडो जो है वो इनटेंजिबल आइटम है, उसको छू नहीं सकते। जहां भी शेडो गिरेगी आप उस पर्टिकुलर प्लेस को छुएंगे, आप शेडो को नहीं छू सकते, बट हमें मालूम है कि शेडो की प्रेजेंस है। लाइकवाइज जितने भी टेंजिबल एसेट्स की बात करी, ये सारे टेंजिबल एसेट्स हैं क्योंकि इनका फिजिकल अपीयरेंस है। अगर मैं बात करूं इनटेंजिबल आइटम्स की, उनमें नाम आता है गुडविल का, नाम एक आता है कॉपीराइट का, एक आता है ट्रेड मार्क का। ठीक है, तो ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे नाम आपके इनटेंजिबल एसेट्स के हैं। ठीक है, तो यहां मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया, उनके टाइप्स के बारे में बताया। आई होप एसेट की डेफिनेशन और उनके टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपके पास एक और टर्म आता है जिसका नाम है लायबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, लायबिलिटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लायबिलिटी एक तरीके का ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
जो बिजनेस या ओनर ओ करता है आउटसाइडर्स को। अब मैंने ओ की बात करी, यानी दैट इज दिस वर्ड, ओ टू आउटसाइडर्स इज अ लाइबिलिटी। क्या? एनी अमाउंट जो हमें आउटसाइडर्स पार्टी को पे करना है पर अभी तक हमने पे नहीं किया है, दैट इज योर लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो इट इज अ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको पे करना है इन सम फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। तो ये बात तो क्लियर है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैंक से लोन लिया अपने बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस को चलाने, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इफ आई एम टेकिंग द लोन आई नीड टू रीपे बैक विद द इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब तक मैं इंटरेस्ट के साथ बैंक का लोन पे नहीं करता तब तक बिजनेस का जो बैंक का लोन है वो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे लिए एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई विल ओ टू बैंक द रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये तो मैंने एक लायबिलिटी की बात करी। लायबिलिटी को हम भी कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, बहुत सारी लायबिलिटीज होती है, जैसे बैंक लोन मैंने बोला आपको, एक लायबिलिटी का नाम लिखता हूं मैं क्रेडिटर्स यानी सप्लायर्स, जो आपको क्रेडिट यानी उधार पे माल बेचते हैं। ठीक है, एक लायबिलिटी तब पैदा होती है जब हम अपने एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी टाइम पे नहीं कर पाते हैं। एक लायबिलिटी तब पे होती है जब हम किसी रेंट पे अपना काम कर रहे हैं, लीज पे अपना काम कर रहे हैं और हम उस लीज का या हम अपने लैंडलॉर्ड का रेंट पे नहीं कर पाते हैं, अगेन हमारे पास क्या हो जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इन केस अगर मैंने कहा लायबिलिटी इज एन अमाउंट दैट द बिजनेस ओ टू आउटसाइडर्स और लायबिलिटी इज एन अमाउंट दैट इज अ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी पेड इन सम फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां हमारे पास लायबिलिटी भी दो प्रकार की हो जाती है, एक करंट लायबिलिटी और दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी। अब यहां पे हमने दो प्रकार की लायबिलिटी बोली, फिर से यही बोलूंगा मैं, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज दैट आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। बड़ा सिंपल टर्म्स में समझना है कि वो सारी लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में पे ऑफ हो जाएं उनको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और वो लायबिलिटी जो आपका पेमेंट 1 साल से ऊपर के टेन्योर यानी टाइम पीरियड के लिए लगाएं उनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। अगर मैंने 1 साल से ऊपर के टाइम पे करना है तो जैसे मैंने कहा बैंक लोन है, बैंक लोन यूजुअली हम बड़ा लेते हैं तो उसमें 4, 5, 6 साल लग जाते हैं, सच बैंक लोन आर टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो यहां मैंने आपके सामने लायबिलिटी डिस्कस करी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो क्रेडिटर इज एन एग्जांपल फॉर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे हमने अभी तक कैश में पे नहीं करे हैं, अगेन अ करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर हमने बैंक से कोई छोटा सा लोन लिया जिसका नाम हमने रख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक ओडी जिसको आप बोलते हो, अगेन इज अ करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो यहां पे सबसे बड़ी लोन का अमाउंट आता है जिसको हम बैंक लोन बोलते हैं। ठीक है, हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनको हमें पैसा 1 साल से ऊपर के टर्म में देना है। ठीक है, तो यहां हमने आपकी लायबिलिटी की बात करी, हमने इनके टाइप्स के बारे में बात करी। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे। लायबिलिटी के बाद आता है टर्म इनकम का। हाँ जी, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज इनकम। अब इनकम की अगर मैं बात करूं ना स्टूडेंट्स, हम कहते हैं इनकम इज एन अमाउंट रिसीव और ड्यू टू बी रिसीव्ड, जिसको आप क्या बोल सकते हो, रिसीवेबल। ठीक है, मतलब एक ऐसा अमाउंट जो या तो आपको मिल गया कैश में या आपको कैश में मिलना बाकी है। सिंपल सी बात, अभी तक कैश में नहीं मिला है। ठीक है, प्रोवाइडेड इट मस्ट बी अर्नड, यानी यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी इनकम के लिए। इनकम इज सेट टू बी अर्निंग्स। तो अगर कोई मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं जो हमें कैश में मिला या फिर मिलना बाकी है, अगर ये अमाउंट हमने अर्न कर लिया है, अर्न करने से मतलब है मेरा सच अमाउंट मस्ट बी अकर्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड, तो वो हमारी इनकम है। ठीक है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि इनकम जरूरी नहीं है कि कैश में मिले ही मिले। इनकम ड्यू भी हो सकती है, अगले महीने मिल जाए, उसके अगले महीने मिल जाए, बट प्रोवाइडेड
आपकी इनकम आपके गिवन फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती हो। फाइनेंशियल ईयर हमने बोला था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जाता है। अगर अकर होगा तभी इनकम मानी जाएगी। अगर आपके करंट टाइम पीरियड को यह अमाउंट बिलोंग नहीं करता है तो हम उसको इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि हमें कुछ अमाउंट एडवांस में मिल जाता है फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए। तो जो अमाउंट आपको फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए मिला वो आपकी इनकम नहीं है, इनकम नहीं मानी जा सकती, वो कहलाती है एडवांस इनकम। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपके सामने इनकम का पूरा डिफाइंड कीवर्ड रखे हैं। ठीक है, तो इनकम के एग्जांपल अगर मैं आपको कोट करूं तो देखो, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर गिवन टाइम पीरियड पे हमें ये सारे अमाउंट, ये सारे टर्म्स रिसीव हो रहे हैं तो ये आपके इनकम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने पोटेंशियली 3 एग्जाम्पल रखे हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपके पास क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पे जो है एक्सपेंस। जैसे इनकम था वैसे ही एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एक्सपेंस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ पेमेंट। ठीक है, पहला टू बी मेड इन कैश और टू बी पेड इन कैश, provided it must be occurred in a given time period and moreover it must be revenue in nature। तो देखो, पेमेंट की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या एक्सपेंस की बात हम कर रहे हैं। तो एक्सपेंस इज एन अमाउंट ऑफ पेमेंट जो आप कैश में पे करते हैं। अगर नहीं भी कर पाते हैं और आपके करंट टाइम पीरियड को बिलोंग कर जाता है तब भी खर्चा है। प्रोवाइडेड इट मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू का मतलब यह है कि वो लगातार होता रहे, कंटिन्यूअसली खर्चा होता रहे। किसी भी बड़े अमाउंट को हम अपना एक्सपेंस नहीं बोलते हैं क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो एक्सपेंस की बात करी मैंने, एक ऐसा पेमेंट जो कैश में कर दिया या करना बाकी है। प्रोवाइडेड इट मस्ट बी अकर्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हमारे पास सैलरीज, वेजेस, ठीक है, कन्वेंस, बहुत सारे खर्चे हैं आपके पास। जो खर्चों के नाम आप प्रिडिक्ट करते हैं वो सारे खर्चे के नाम हम डाल सकते हैं। स्टेशनरी हो गया, कन्वेंस हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, आपके पास खर्चों की लिस्ट कभी भी कम नहीं होती है स्टूडेंट्स। खर्चे कम हो जाएंगे तो सारे दुनिया के लोग टेंशन फ्री नहीं हो जाएंगे, क्योंकि खर्चे तो हैं जो हमें असली टेंशन देते हैं और इसी कारण से कई बार खर्चे हमारी इनकम को भी सरपास कर जाते हैं। ठीक है, तभी तो काउंट की जाती है कि आपके पास आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, क्या आप अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम से खर्चे कर सकते हो या नहीं। राइट, ये इशू आता है कई बार हमारे पास। तो मैंने एक्सपेंस के बारे में बात करी, मैंने खर्चों के कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। अब ये तो हुए हमारे 6 टर्म पूरे। अब आते हैं 6 टर्म्स पे। परचेज, छोटे छोटे टर्म है, ध्यान से देखिएगा। ये सारे की सारे टर्म्स देखो, ऑल दीज टर्म्स मोरओवर आर रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स को हिंदी में कहते हैं माल, यानी वो सारे प्रोडक्ट्स, आइटम्स जो हम बेचते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो इन खरीदने और बेचने को ही हम इनफैक्ट परचेजेस और सेल्स बोलते हैं। तो अगर मैं परचेज की बात कर रहा हूं तो परचेज बेसिकली अ टर्म दैट इज कंसर्न विद ओनली परचेज ऑफ गुड्स आइदर इन कैश और ऑन क्रेडिट। चाहे तो आप अपने गुड्स को कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, पर खरीदना सिर्फ गुड्स है।
ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ एसेट नेवर काउंटेड एज परचेजेस। ध्यान रखना, एसेट की परचेज को कभी भी हम परचेजेस में काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ गुड्स की परचेज को काउंट करते हैं परचेजेस में। क्लियर? तो फिर कह रहा हूं आपसे, परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स इन कैश और ऑन क्रेडिट। इसको आप सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हैं, बाइंग ऑफ गुड्स इन कैश और ऑन क्रेडिट। जैसे भी आप डिफाइन करना चाहो, सिंपल टर्म के अंदर आपके पास परचेज की डेफिनेशन आ गई। परचेज के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म सेल्स पर। अगर हम यहां पे परचेज को देख चुके हैं तो परचेज का अपोजिट होता है सेल्स। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं सेल्स मींस सेल ऑफ गुड्स, अगेन आइदर इन कैश और ऑन क्रेडिट। यानी आपकी सेल्स के बारे में बात की जाए तो या तो आपने कैश में माल बेचा या आपने उधार में माल बेचा, जैसे भी आपने बेचा आपकी सेल्स हो गई। एंड अगेन आई विल से, सेल ऑफ एसेट विल नेवर काउंटेड एज एन सेल्स। तो आपके पास जो सेल ऑफ एसेट है, कभी भी किसी एसेट को अगर ओनर बेचता है तो वो कभी भी सेल्स में काउंट नहीं की जाएगी। क्लियर? ये बात समझ आई? नाउ अगर मेरी सेल्स आपको क्लियर है, परचेज आपको क्लियर है, तो देखो ये दोनों टर्म तो वैसे क्लियर हो जाएंगे। हमारे टर्म आ रहा है नेक्स्ट, दैट इज परचेज रिटर्न, एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द टर्म गुड्स। तो परचेज रिटर्न मींस द रिटर्न ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज्ड इन कैश और ऑन क्रेडिट। तो जब भी आप बात करोगे इन सिंपल हम यही लिखेंगे, इट मींस द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड। ठीक है, आइदर इन कैश और ऑन क्रेडिट। सिंस 11th क्लास के अंदर हम मोर ओवर यही एज्यूम करके चलते हैं कि आपने जो गुड्स रिटर्न करे हैं वो आपने क्रेडिट पर ही खरीदे थे, उन्हीं को ही हमने रिटर्न किया है। ठीक है, नाउ अगर आपके पास अगर रिटर्न किया है तो इसी परचेज रिटर्न को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि यहां बिजनेस से रिटर्न बाहर जा रही है, आउटवर्ड हो रही है, तो इसलिए हमने परचेज रिटर्न का दूसरा नाम लिखा रिटर्न आउटवर्ड। तो ये रही मेरी एग्जांपल आपकी परचेज रिटर्न की। अब हम बात करते हैं किसकी? सेल्स रिटर्न की। तो जैसे परचेज रिटर्न था वैसे सेल्स रिटर्न है, तो मीन इट विल बी द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड आइदर इन कैश और ऑन क्रेडिट। और फिर से हम कहेंगे 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सेल्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स पर ही ऑप्ट की जाती है। ठीक है, होती दोनों में है, ये मैं क्लियर कट कह रहा हूं आपको, इसलिए कोई मिसकंसेप्शन मत लाना। अब यहां मैंने बात करी रिटर्न ऑफ गुड्स, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि आपके पास गुड्स फर्म में बिजनेस में आ रहे हैं रिटर्न के रूप में। तो यहां हमने जब रिटर्न की बात करी स्टूडेंट्स, तो रिटर्न परचेज रिटर्न की हो या रिटर्न सेल्स रिटर्न के रूप में हो, क्यों होगी? रीजन सिर्फ इतना सा है, या तो आपके परचेजर को यानी जो हमारा कस्टमर है उसे गुड्स पसंद नहीं आए, नॉट प्रेफर्ड, या गुड्स डिफेक्टिव हो गए, खराब हो गए। ठीक है, तो जब भी, या थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि आपके पास गुड्स का वॉल्यूम ज्यादा आपने सेल आउट कर दिया जितना उनको चाहिए ही नहीं था, तो सम गुड्स कैन बी रिटर्न बैक टू अस, और गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भी सेल आउट किए जा सकते हैं। तो जिस भी रीजन से हमने अपने गुड्स को सेल किया था, परचेज किया था, हम अगर रिटर्न कर रहे हैं, राइट, तो ये रीजन हमें ध्यान रखने हैं। क्या रीजन? पहला रीजन ये हो सकता है कि आपके पास आपको गुड्स पसंद नहीं आए, यू हैव नॉट लाइक द गुड्स, रिटर्न इट। दूसरा, गुड्स तो आपको पसंद आए थे पर वो डिफेक्टिव आ गए तो रिटर्न कर दिया। अगर आपका डिफेक्टिव ही नहीं हुआ, पसंद भी आए थे पर वॉल्यूम ज्यादा आ गया, ज्यादा गुड्स आ गए तो रिटर्न कर दिया आपने। तो इन केसेस में हमारे पास गुड्स रिटर्न भी हो सकते हैं और हम गुड्स रिटर्न कर भी सकते हैं। तो जो गुड्स रिटर्न हुए हमारे पास वो से रिटर्न इनवर्ड कहलाएंगे,
हमने जब रिटर्न किए बाहर, जो परचेज किए थे हमने, वो रिटर्न आउटवर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात करी मैंने आपके परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि जब मैंने आपसे स्टूडेंट बात करी परचेज की और परचेज रिटर्न की, मैंने आपसे अभी भी कहा था कि मोर ओवर आपके पास क्रेडिट के टर्म में परचेज रिटर्न इन्वॉल्व होती है, मोर ओवर ऑप्ट करते हैं। तो अगर मैंने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे और क्रेडिट परचेज ही मैंने रिटर्न कर दी, तो मैंने किससे खरीदे होंगे क्रेडिट पे? दैट इज अ क्वेश्चन। उसके लिए हम कहते हैं वी नीड टू नो द टर्म क्रेडिटर, जिसको हम कहते हैं इन सिंपल सप्लायर ऑफ गुड्स। ठीक है, तो क्रेडिटर इज अ पर्सन हु सप्लाइज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जिस भी पर्सन पार्टी फर्म से हम कोई भी गुड्स उधार में खरीदते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom the goods are purchased on credit, to whom the goods are returned on credit। एक ही बात है। चाहे आप गुड्स क्रेडिट पे जो खरीदे थे उसे वापस करो, चाहे आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, जो भी क्रेडिट आप बना रहे हो क्रेडिटर के रूप में, आपका वो पर्सन रजिस्टर होगा आपके अकाउंट्स में। ठीक है, तो अगर यहां पे मैंने क्रेडिटर की बात करी, पहले ले लिया मैंने, नो इश्यूज। तो अब मैं बात करता हूं आपके क्रेडिट सेल्स और रिटर्न इनवर्ड की। तो अगर मेरी क्रेडिट सेल बन रही है, यानी अगर हम माल उधार पे बेच रहे हैं या उधार का माल हमें वापस आ रहा है रिटर्न के रूप में, तो जाहिर सी बात है आएगा किससे? जो हमारे कस्टमर होंगे ऑन क्रेडिट। और इन कस्टमर ऑन क्रेडिट को हम अपने अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलेंगे? डेटर, जिसको आप दूसरे शब्दों में बुक डेट भी कहते हो। ठीक है, तो डेटर इज अ पर्सन और अ पार्टी और अ फर्म टू whom द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, या ये भी कह सकते हो फ्रॉम whom द गुड्स आर रिटर्न दैट वर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो डेटर से हम बात करते हैं, तो ही और पार्टी इज द कस्टमर ऑन क्रेडिट, उधार का कस्टमर है, पैसे फ्यूचर में देगा, जब तक नहीं देगा तब तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे क्रेडिटर आपके बिजनेस में दिखाया जाएगा जब तक उसका पेमेंट फाइनली सेटल नहीं हो जाता। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 12 टर्म आपके सामने लिए हैं। ऑल टर्म आई एम एक्सपेक्टिंग क्लियर होंगे आप सबको। विद मोर टर्म्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अनदर सेशन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम विद योर friends and family. We are going to be back very soon. Till then, take care. Bye. Provided